हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जो हम क्लासें देखेंगे वह बोर्ड के माध्यम से ही देखेंगे और जो हम क्वेश्चन पेपर हल सॉल्व करेंगे उसको हम पीपीटी के ही माध्यम से करेंगे, क्योंकि बोर्ड के माध्यम से कराना ये काफ़ी टफ हो जाता है। और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहेंगे या इसमें क्या रहेंगे, जो नए क्वेश्चन होते हैं यानी कि जिनकी आने की जो संभावना है एग्ज़ाम में वह जिनकी अधिक हो जाती है, उन क्वेश्चनों को हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसमें हम खास करके जो प्रश्न होगा उसके जो ऑप्शन रहेगा उसी को हम इसमें देखेंगे, क्योंकि प्रत्येक ऑप्शन को देखने में क्या हो जाती है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। और जिस ऑप्शनों में लगेगा कि हमें इसमें और अधिक डिस्कस करनी चाहिए तो उसी चीज़ के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे ये खास करके उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे जिनका रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि जैसे खासकर बंदी रक्षक का जो एग्ज़ाम है वह होने वाला है 15 अक्टूबर को। तो उन लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे, यानी कि एक रामबाण हम इसको कह सकते हैं, वह इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। और ये जो क्वेश्चन पेपरों की पीडीएफ रहती है वह हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, यानी कि पहले दिन रात को हम इसको डाल देते हैं 10 बजे, और उसके बाद जो इसका हम एनालिसिस करते हैं उसको हम दूसरे दिन 8 बजे इसको वीडियो के माध्यम से इसकी आंसर की आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल में आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमको वीडियो बनाने में और अच्छा महसूस हो। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक, आर्थिक तथा जातीय जनगणना कब कराई गई थी। अब प्रश्न इसमें समझ लीजिएगा कि कह क्या रहा है कि प्रथम जनगणना तो कह रहा है कि ठीक है, प्रथम जनगणना कह रहा है, लेकिन कौन सी कह रहा है, सामाजिक, आर्थिक तथा जातीय जनगणना कब कराई गई थी कह रहा है पहला। तो पहली जो कराई गई थी वह कराई गई थी 2011 में। ठीक हो गया, पहली जनगणना जाति, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कराई गई थी 2011 में कराई गई थी। अब इसमें प्रश्न आता है कि भारत में पहली जो जनगणना हुई थी, यानी कि सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वह कब कराई गई थी। तो भारत में पहली जो जनगणना हुई थी वह हुई थी 1872 में। ठीक हो गया, 1872 में पहली जनगणना होती है। और जब यह पहली जनगणना हुई थी तब जो वॉइसरॉय थे वह वॉइसरॉय थे लॉर्ड मेयो। ठीक हो गया, लॉर्ड मेयो तब क्या हुआ करते थे, वॉइसरॉय हुआ करते थे। अब उसके बाद बात आती है कि प्रथम जनगणना की तो हमने बात करी कि 1872 में हुई थी। तो नियमित रूप से जो जनगणना भारत में कराई गई थी वह कराई गई थी 1881 से। ठीक हो गया, नियमित रूप से जनगणना हुई थी 1881 से। और उस टाइम पे जो वॉइसरॉय हुआ करते थे वह हुआ करते थे रिपन। ठीक हो गया, उस टाइम पे जो वॉइसरॉय थे वह थे रिपन के काल में क्या हुई थी, नियमित जो जनगणना थी वह हुई थी। ठीक हो गया, इतना आप समझ गए होंगे। और जो ये रिपन है यही रिपन है जिसको जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उस एक्ट को समाप्त करने वाला भी कौन है, यही रिपन है। ठीक हो गया, समझ गए होंगे। अब उसके बाद बात आती है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। अब जिस टाइम पे पहली बार जनगणना हुई थी उस टाइम तो क्या था, अंग्रेजों का यहाँ पे अधिकार था। ठीक हो गया, नियमित रूप से जब हुई थी 1881 में तब भी अंग्रेजी थे, और पहली बार जब हुई थी मेयो के काल में तब भी कौन थे, अंग्रेज थे। लेकिन स्वतंत्र भारत में जब पहली जो जनगणना हुई थी वह हुई थी 1951 में। 1951 में पहली बार स्वतंत्र भारत में जनगणना हुई थी। इतना आप समझ गए होंगे। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसका थोड़ा कलर भी डिम हो रहा है, इसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी विधेयक कब पास हुआ था। तो भारत में जीएसटी विधेयक कब पास हुआ था कह रहा है। अब इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वह दिए हैं, 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। अब इसमें कह रहा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जो जीएसटी है वह विधेयक कब पास हुआ था। अब ये विधेयक कब पास हुआ था यह प्रॉपर इसमें दिया नहीं है, तो ये खास करके इसमें जो ऑप्शन दिया है वह राज्यसभा से संबंधित है, तो यह होगा इसमें राज्यसभा में। ठीक हो गया, यानी कि राज्यसभा में पहली बार यह कब पास किया गया था। तो राज्यसभा में जो ये पास हुआ था यह हुआ था 3 अगस्त 2016 को। ऑप्शन को इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक हो गया, राज्यसभा में क्या था, ये पास हुआ था 3 अगस्त 2016 को। अब बात आती है कि लोकसभा में यह कब पास हुआ था। तो लोकसभा में पास हुआ था 6 अगस्त को।
ठीक इसके 3 दिन के बाद, यानी कि 2 दिन के बाद हम कह सकते हैं 3 तारीख को राज्यसभा में हो गया, और उसके बाद ठीक तीसरे दिन कहाँ हो गया, तीसरे दिन लोकसभा में भी यह विधेयक क्या हो गया, पास हो गया। अब इसमें हम उत्तराखंड के हिसाब से अगर पढ़ रहे हैं तो उत्तराखंड के हिसाब से आता है कि उत्तराखंड में जो जीएसटी विधेयक है वह पास कब हुआ था। तो उत्तराखंड की अगर बात हम करें, यूके की बात करें, तो उत्तराखंड में यह पास हुआ था 2 मई 2017 में। 2 मई 2017 में क्या हुआ था, उत्तराखंड में जो जीएसटी विधेयक है, यानी कि वस्तु एवं जो सेवा कर है, यह विधेयक उत्तराखंड में पास हुआ था 2 मई 2017 में। और अगर हम भारत के हिसाब से देखें तो भारत में राज्यसभा में जो ये पास हुआ था 3 अगस्त 2016 में पास हुआ था, और लोकसभा में 6 अगस्त 2016 को पास हुआ था। इतना आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो जनसंख्या दिवस कह रहा है, तो जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन को इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब उसके बाद इसमें 2-3 ऑप्शन और दिए हुए हैं, जैसे 23 सितंबर है, 23 सितंबर को तो मनाया जाता है हरियाणा वीरता दिवस के नाम से, और उसी प्रकार से 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर जो है, 24 अक्टूबर भी आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि इस दिन जो है वह मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक हो गया, क्या मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस इस दिन मनाया जाता है कब, 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। उसके बाद 11 नवंबर, तो 11 नवंबर को जो प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इनकी क्या है, जयंती है। तो इस दिन को हम किस नाम से जानते हैं, इस दिन हम नेशनल एजुकेशन डे के नाम में मनाते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है कि निम्न में कौन सा भारत का प्रथम राष्ट्रीय अभयारण्य है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय अभयारण्य कह रहा है, तो भारत के हिसाब से इसमें कौन सा हो जाएगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय अभयारण्य है। और इसकी स्थापना जो होती है, स्थापना की अगर इसमें बात करें तो स्थापना इसकी होती है 1936 में। और जब इसकी स्थापना होती है 1936 में, उस टाइम पे इसका नाम क्या होता है, उस टाइम पे इसका जो नाम होता है वह होता है हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, उसके बाद में इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। अब बात आती है जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वह कहाँ पर स्थित है, तो यह जो स्थित है वह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक हो गया, उत्तराखंड के कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक हो गया, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में क्या है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अब उसके बाद आता है जो दुधवा नेशनल यानी कि राष्ट्रीय अभयारण्य है। जो दुधवा राष्ट्रीय अभयारण्य है यह है उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। ठीक हो गया, यूपी में है। उसके बाद आता है कान्हा राष्ट्रीय अभयारण्य, और जो एक कान्हा राष्ट्रीय अभयारण्य है यह एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य है। रणथंभौर कहाँ है, यह राजस्थान में है। ठीक हो गया, राजस्थान, यानी कि हम शॉर्ट में लिख देते हैं RJ। इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है पौधे स्वपोषित होते हैं क्योंकि वह क्यों स्वपोषित होते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं वह अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अपना भोजन कैसे बनाते हैं, वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से, यानी कि सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं, पौधे जो होते हैं पत्तियों में अपना भोजन बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख। उसके बाद आ जाता है प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है स्वाइन फ्लू को जाना जाता है। तो स्वाइन फ्लू को जो जाना जाता है वह जाना जाता है इन्फ्लुएंजा H1N1 फ्लू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन को इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7, जीवन कहलाता है जब किसी में निम्न गुण हो।
ठीक हो गया। यानी कि जब किसी में ये गुण हो तब क्या कहा जाता है, किसी को जीवन कहा जा सकता है। यानी कि किसी में जीवन है यह कहा जा सकता है। कब कहा जा सकता है, जब किसी चीज में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके बाद वह श्वसन की क्रिया करता है और उपापचय की क्रिया भी करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब किसी चीज में ये सारी चीजें होंगी, जैसे पौधे हैं, पौधों में भी ये सारी चीजें पाई जाती हैं, तो क्या है, उनमें भी जीवन है, तो क्या है, वह सजीव है। तो उपयुक्त में से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री उस टाइम पे हुआ करता था वह था क्लीमेंट एटली। ठीक हो गया। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लीमेंट एटली भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 के समय पे क्या थे, क्लीमेंट एटली जो थे वह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद है, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है। तो जो वर्तमान अटॉर्नी जनरल भारत के हैं वह हैं आर वेंकट रमणी। ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इनका जो कार्यकाल है वह 3 साल के लिए यह आए हुए हैं। ठीक हो क्या, अक्टूबर 2022 में क्या हुए थे, यह बने थे। और द्रौपदी मुर्मू ने इनको क्या किया था, शपथ दिलाई थी। ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है, प्रथम ब्रिक्स फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ हुआ था। तो जो वृक्ष समारोह है, प्रथम फिल्म जो वृक्ष समारोह है, इसका जो आयोजन कराया गया था, यह कराया गया था नई दिल्ली में। ठीक हो गया, नई दिल्ली में इसका आयोजन होता है। और बात आती है कि इसका आयोजन नई दिल्ली में कब हुआ था। तो जो प्रथम वृक्ष फिल्म समारोह जो आयोजित किया गया था दिल्ली में, इसकी जो आयोजन हुआ था वह हुआ था 2 सितंबर। ठीक हो गया, SEP 2 सितंबर 2016 में क्या हुआ था, इसका आयोजन हुआ था। उसके बाद है, किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इजी क्वेश्चन है, सभी को आता है। चार्ल्स बेबेज क्या है, कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है, IT का पूरा नाम है। ठीक है, ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो IT से जो संबंध का पूरा जो नाम है, ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक हो गया, 2016 में बंदी रक्षक में ये आया हुआ है। ठीक हो गया, 2016 के बंदी रक्षक में आया हुआ है। तो IT का जो पूरा नाम है, फुल फॉर्म है IT का, वह है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन को इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसका पूरा नाम है, IT का पूरा नाम है। उसके बाद है, CPU का पूरा नाम है, ये भी 2016 में आया हुआ है। ये भी 2016 में आया हुआ है। तो CPU का जो पूरा नाम है वह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन को इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है, ये भी 2016 बंदी रक्षक का ही प्रश्न है। 2016 बंदी रक्षक का ही प्रश्न है ये भी। तो जौल जेबी जो मेला है वह किन नदियों के संगम पर आयोजित होता है। ठीक हो गया, जो जौल जेबी धारचूला वाले लोगों को पता होगा। तो ये जौल जेबी का जो मेला लगता है, यह लगता है आपके गोरी और काली नदी के संगम में। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यही काली नदी क्या है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी का भी इसको क्या है, खिताब मिला हुआ है। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी भी ये कौन सी है, काली नदी है। और ये काली और गोरी नदी जो है, ये इसके संगम पे क्या होता है, जौलजीबी मेला लगता है। और बात आती है, जो काली नदी है, जो काली नदी का उद्गम होता है और काला पानी धार से इसका होता है। और गोरी नदी जो है इसका मिलम ग्लेशियर से क्या होता है, उद्गम होता है। उसके बाद बात आती है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किस साहित्यकार की वर्ष 2016 में मृत्यु हुई थी। तो जो ज्ञानपीठ जो सम्मान से सम्मानित है इसमें, ठीक हो गया, तो जो उनकी जो मृत्यु हुई है, ठीक हो गया, 2016 में उनकी मृत्यु हुई है, वह हुई है माहेश्वता देवी। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में है कहा है कि अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है। तो जो ये अस्कोट आराकोट जो अभियान है, यह संचालित किया जाता है पहाड़ संस्थान के द्वारा। ठीक हो गया, पहाड़ संस्थान के द्वारा यह कराया जाता है। पहाड़ संस्थान का PHAH
PHAR, ठीक हो गया। ये पहाड़ संस्थान है, इसका जो फुल फॉर्म है वह है पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च, ठीक हो गया, इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है? तो गौरीकुंड से जो पैदल जो यात्रा प्रारंभ होती है गौरीकुंड तक, क्या है, वाहनों के द्वारा आप जा सकते हैं, वहां से फिर क्या है कि आपको पैदल ही यात्रा करनी होती है। वह करनी होती है कहाँ के लिए? केदारनाथ के लिए। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना किसने की? तो इसकी जो स्थापना की थी वह की थी स्वामी राम के द्वारा। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो इसकी स्थापना की गई थी वह की गई थी 1989 में, ठीक हो गया। 1989 में हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना की गई थी स्वामी राम के द्वारा। उसके बाद है, कोटेश्वर डैम किस नदी पर बना है? तो कोटेश्वर जो डैम है यह बना है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन को इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी है, अभी हमने बात करी थी उसके बारे में, यानी कि काली नदी क्या है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। अब इनकी लंबाई के बारे में अगर हम बात करें तो जो काली नदी है इसकी जो लंबाई है वह है 252 किलोमीटर। 252 किलोमीटर क्या होती है, यह उत्तराखंड में बहती है। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि यह आगे टनकपुर से जा करके क्या होता है, यानी कि इसका जो काली का नाम बदल के क्या हो जाता है, वहाँ से शारदा इसका नाम हो जाता है। तो काली नदी जो है वह उत्तराखंड में 252 किलोमीटर बहती है। उसके बाद जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है वह है भागीरथी, और भागीरथी उत्तराखंड में बहती है 205 किलोमीटर। उसके बाद देवप्रयाग के बाद क्या हो जाती है, यह गंगा नाम से जानी जाती है। तो देवप्रयाग तक, यानी कि भागीरथी का उद्गम स्थान कहाँ से है, गोमुख से। गंगोत्री ग्लेशियर से देवप्रयाग तक का जो इसका सफर रहता है वह रहता है 205 किलोमीटर की। तो सबसे जो दूसरे नंबर की लंबी नदी आ जाती है वह आ जाती है कौन, भागीरथी नदी। उसके बाद आती है अलकनंदा। अलकनंदा की अगर हम बात करें तो अलकनंदा 195 किलोमीटर उत्तराखंड में बहती है, ठीक हो गया। 195 किलोमीटर प्रवाहित होती है। और चौथे नंबर पे पश्चिमी रामगंगा, ठीक हो गया, पश्चिमी रामगंगा चौथे नंबर पे आ जाती है। तो इसमें सीक्वेंस से अगर लगाने की बात भी अगर इसमें आती है तो पहले नंबर पे कौन सी हो जाएगी, काली नदी 252 किलोमीटर, भागीरथी 205 किलोमीटर, अलकनंदा 195 और पश्चिमी रामगंगा नदी, यानी कि 4 के हैं ये प्रमुख सबसे लंबी नदियां। उसके बाद प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, रिंगाल का उपयोग किया जाता है। रिंगाल आप लोग पहचानती हैं। रिंगाल से क्या होता है, जैसे मोष्टा हो गया या विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं उससे टोकरियां हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होता है उससे बनाई जाती है। इनकी जो बांस होता है बैम्बू, उसी का ही ये छोटा क्या है रूप है रिंगाल। तो ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। कटोरा या टोकरियों को बनाने में क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, उत्तराखंड की निम्न में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो सबसे शिक्षित अगर हम इसमें देखें, समुदाय की बात देखें तो वह है भोटिया जनजाति, ठीक हो गया। भोटिया जनजाति की साक्षरता क्या है, उत्तराखंड की जनजातियों में सबसे अधिक है। उसके बाद बात आती है प्रश्न नंबर 23। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य में सबसे छोटा है? अब सबसे छोटे की अगर बात करें तो कौन सी हो जाएगा, चंपावत हो जाएगा। अगर सबसे बड़े की बात करता तब कौन सा हो जाता, तब हो जाता चमोली, ठीक हो गया, तब हो जाता चमोली। और अगर सबसे छोटे की अगर बात करेगा तो तब कौन सा हो जाएगा, चंपावत हो जाएगा। उसके बाद है, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड में जो जिस जिले में सबसे अधिक नगर हैं वह जिला है कौन, देहरादून। तो ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। देहरादून जिला क्या है, उत्तराखंड का सबसे अधिक नगरीकृत वाला जिला है। और इसकी अगर नगरीकृत की संख्या अगर देखें तो 55.52% क्या है, यह नगरी जिला है, यानी कि शहरी आबादी हम इसकी देखते हैं। अगर हम इसमें सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम कौन सा है, सबसे कम है बागेश्वर, 3.49 क्या है इसकी
प्रतिशत, इसका प्रतिशत है किसका, बागेश्वर का। ठीक होगा। सबसे कम नागरिक की अगर बात करता है तो वो कौन सा हो जाएगा, बागेश्वर हो जाएगा। सबसे अधिक देहरादून। उसके बाद है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो वन अकादमी है यह स्थित है देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून में स्थित है। और अगर इसकी बात करें कि इसकी स्थापना कब की हुई थी तो 1987 यानी कि 1987 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। उसके बाद बात आती है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है। तो देश की आबादी की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो निवास करता है वह करता है, ऑप्शन को इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.83% क्या करते हैं, यहाँ निवास करते हैं। अगर हम बात करें कि कुल क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, यानी कि देश के कुल क्षेत्रफल के हिसाब से अगर उत्तराखंड को देखें तो उस हिसाब से यहाँ पर हो जाता है 1.69%। ठीक हो गया, 1.69% क्षेत्रफल के हिसाब से हो जाता है। अगर प्रतिशत के हिसाब से अगर हम देखेंगे, आबादी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उस हिसाब से 0.83% हो जाता है। उसके बाद है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन से है। तो खारे पानी की सबसे जो बड़ी झील है वह है कौन, चिल्का झील। और अगर चिल्का झील की बात करें यह कहाँ पर है, यह उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में। हो गया, उड़ीसा में। उसके बाद बात आती है निम्न में से कहाँ सबसे पुरानी चट्टानें हैं। तो सबसे जो पुरानी चट्टानें हैं वह है अरावली की श्रेणी में। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है। तो उत्तराखंड का सबसे प्राचीन जो कवि माना है वह माना है सर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यही जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे, इन्हीं के द्वारा भारत को भाषाई आधार पर पहली बार भाषाई आधार पर सर्वेक्षण किया गया था, इन्हीं जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। उसके बाद है काणवा आश्रम किस नदी के तट पर है। सभी को पता है काणवा जो आश्रम है वह मालिनी की नदी के तट पर है। और वर्तमान में जो काणवा आश्रम है इस यहाँ पर जो इसका जो नया नाम जाना जाता है वह चौका घाट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक हो गया, चौका घाट। ठीक हो गया, चौका घाट के नाम से ये जाना जाता है। उसके बाद है बागनाथ मंदिर स्थित है। तो बागनाथ मंदिर स्थित है वह है बागेश्वर में। और बात आती है जो ये बागेश्वर है वह किन दो नदियों के संगम पर बसा है। तो यह जो दो नदियों के संगम पे बसा है वह गोमती और ये प्रश्न पूछा जाता है, गोमती और सरयू नदी के संगम पर बसा है। ठीक है, गोमती और सरयू नदी के संगम पर बागेश्वर जो है वह बसा है। उसके बाद है पहल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो जो पहल योजना का जो संबंध है ये प्रश्न जो है यह 2016 में पूछा गया है। 2016 में पूछा गया है किसमें, बंदी रक्षक, यानी कि जो जेल बंदी रक्षक के जो 15 तारीख को जो एग्ज़ाम है अक्टूबर में, उसी का जो 2016 में जो एग्ज़ाम था उसमें यह पूछा गया था। तो जो पहली योजना है इसका जो संबंध है वह है रसोई गैस से। ठीक हो गया, रसोई गैस से इसका संबंध है। और यह पहली योजना की जो शुरुआत की गई थी वह की गई थी 1 जून 2013 से। ठीक हो गया, 1 जून 2013 से क्या की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद है निम्न में से कौन सा समरूप मिश्रण है। तो समरूप मिश्रण कह रहा है। ठीक हो गया, तो समरूप जो मिश्रण है वह है एल्कोहल और पानी का। एल्कोहल और पानी आप लोगों ने जो लोग ड्रिंक करते होंगे उनको पता होगा कि एल्कोहल में अगर पानी मिला दे तो उनका क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। ठीक हो गया, समरूप मिश्रण हो जाता है। इनकी पता नहीं चलता है कि एल्कोहल में पानी कितना है या क्या कहते हैं कितना वो हो करके एकदम मिल जाता है, घुल जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्कोहल और पानी। उसके बाद है काले हिरण के अवैध शिकार के लिए सलमान खान के विरुद्ध किस समुदाय ने प्रयास किया था। तो उसके विरुद्ध जो सलमान खान के विरुद्ध जो केस लड़ा गया था वह लड़ा गया था किसके,
विश्नोई परिवार के द्वारा। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा एक विश्नोई करके है कोई, हम उसको क्या गुंडा ही कह सकते हैं, तो उसने भी आप लोगों ने देखा होगा, उसने धमकी वमकी भी दी थी कि आप लोगों ने, ये बहुत लंबी कहानी है, न्यूज़पेपर में शायद आप लोग देखते ही होंगे। तो जो विश्नोई समुदाय है, इन समुदाय के लोगों के द्वारा क्या किया गया था, इसके विरुद्ध क्या की गई थी, कोर्ट में केस किया गया था। उसके बाद है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, किस वर्ग में सभी भूमिगत तने हैं? तो सभी भूमिगत तने कह रहे हैं, तो इसमें सही उत्तर क्या है? ऑप्शन घ, अदरक, आलू और प्याज, ये सभी क्या है? भूमिगत तने हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 में कहा गया है, भक्त दर्शन वर्तमान उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित थे? तो जो भक्त दर्शन जो ये थे, ये है वर्तमान जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से इनका संबंध था। उसके बाद है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, उत्तराखंड में बहुचर्चित शब्द गोरख्याणी प्रतीक है। तो गोरख्याणी जो प्रतीक है वह क्रूरता का प्रतीक है। ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गोरखाओं के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, उत्तराखंड में बहुत क्रूरता से क्या किया गया था, शासन किया गया था। उसके बाद है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 में है, उत्तराखंड के पवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पवार वंश का अंतिम जो शासक था वह था मानवेंद्र शाह। ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोर ध्वज प्रसिद्ध है, तो मोर ध्वज प्रसिद्ध है पुरातात्विक स्थलों के रूप में, तो ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है, डोली पालकी आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित है? तो जो डोला पालकी जो आंदोलन है यह संबंधित है शिल्पकारों से, और जो ये डोला पालकी जो आंदोलन है, इस आंदोलन के उत्तराखंड में जो प्रवर्तक हैं वह हैं जयानंद भारती। जयानंद भारती जी के द्वारा क्या किया गया था, यह डोली पालकी आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और संभवतः इसकी शुरुआत 1930 के ही आसपास की गई थी। उसके बाद है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। तो जिम कॉर्बेट नेशनल के पार्क की स्थापना, ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1936 में इसकी स्थापना होती है, और जब इसकी स्थापना होती थी इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है, मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिली जो कोकिल कहा जाता है वह कहा जाता है, ऑप्शन क, विद्यापति जी को मैथिली कोकिल कहा जाता है। इनकी एक रचना थी क्या, पदावली। इसी पदावली के लिए इन्हें मैथिली कोकिल नाम से जाना जाता है। और जो ये विद्यापति हैं यह अवहटकालीन कवि हैं। अवहटकालीन, ठीक हो गया, अवहटकालीन कवि हैं कौन? विद्यापति। उसके बाद है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 में कहा गया, शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है? तो शेखर एक जीवनी यह रचना है हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय की क्या है, यह रचना है। ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो ये शेखर एक जीवनी है इसका प्रकाशन जो हुआ है वह 2 भागों में इसका क्या हुआ, प्रकाशन हुआ है। पहले भाग का जो प्रकाशन हुआ है इसका वह हुआ है 1941 में। 1941 में इसका पहला भाग क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था, और इसका जो दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था वह हुआ था 1944 में। और जो ये रचना है शेखर एक जीवनी, यह अज्ञेय जी की क्या है, रचना है। ये भी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2016 बंदी रक्षक में पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 में है, से अलग होना चिन्ह कौन से कारक का है? तो अलगाव की भावना जहां पर आती है जिस कारक में, वह कारक होता है अपादान कारक। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम इसमें अन्य की बात करें, संप्रदान यानी कि देने की बात जहाँ पर होगी, प्रदान करने की बात जहाँ पर होगी, इसके लिए जो कारक चिन्ह जो आते हैं संप्रदान के लिए, को या के लिए का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगर संबंध की बात करें तो एक दूसरे के साथ संबंध की, यानी कि एक दूसरे पदों के साथ क्या होगा, इसमें संबंध होंगे। इस संबंध में क्या आता है कारक चिन्ह? संबंध में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी शब्द का क्या किया जाता है,
कारक चिन्हों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इनकी संबंध, दो पदों के मध्य में संबंध स्थापित करते हैं। उसके बाद अधिकरण, अधिकरण में जो कारक चिन्ह आते हैं मैं या पर, इसके लिए क्रिया के आधार का इसमें क्या होता है, बोध होता है। वहां पर कारक चिन्ह आता है अधिकरण के लिए मैं या पर, ये समझ गए होंगे। उसके बाद ये जो प्रश्न है ये 2016 में बंदी रक्षक में पूछे गए हैं। उसके बाद है विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। तो अब इसमें रस से प्रश्न पूछे हुए हैं, तो किस रस में होता है कह रहा है। तो विस्मय कोई चीज अगर होती है तो जो विस्मय स्थायी भाव है, तो ये विस्मय अगर कोई चीज कहीं पे होती है तो वहां पर जो होता है हास्य। ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा, हास। ठीक हो गया, विस्मय हास जहाँ पे होगा, विस्मय जहाँ पे होगा वहाँ पर क्या होता है, स्थायी भाव विस्मय का हास होता है। अगर अन्य को हम देखें तो अद्भुत का जो स्थायी भाव होता है वह आश्चर्य होता है। क्या होता है इसका, आश्चर्य। अद्भुत का होता है आश्चर्य, आश्चर्य। अद्भुत का होता है आश्चर्य। अगर हम बात करें शांत रस की, तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है निर्वेद, निर्वेद होता है। और अगर हम बात करें विभत्स रस, विभत्स रस का जो होता है वह होता है जुगुप्सा, या जिसको हम कहते हैं घृणा। ठीक हो गया, घृणा का भाव जहां पर हो जाता है उसको कहते हैं विभत्स रस। उसके बाद है संस्कृत का विशेषण है। तो संस्कृत का जो विशेषण है वह हो जाएगा सांस्कृतिक। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 47, गुण दोष रंग आकार दशा आदि को, आदि का होगा यहाँ पे, आदि का बोध कराने वाला विशेषण कहलाता है। विशेषज्ञ हो रहा है, विशेषण कहलाता है। तो वह गुण दोष की जहां पे बात होगी, रंग रूप की जहां पे बात होगी, वहां पर क्या हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। परिमाणवाचक में क्या होता है, जहां पे माप तोल की बात आएगी वहां पर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। संकेत, अगर किसी चीज की ओर क्या किया जाएगा, संकेत जहां पर किया जाता है वहां पर संकेतवाचक। संख्या वाचक, जिस शब्द में संख्या का बोध होता है 10, 5, 15, 20, 25, वहां पर क्या हो जाता है, संख्या वाचक हो जाता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 48, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। अब संज्ञा मतलब समझ लीजिए, संज्ञा क्या होता है, संज्ञा का मतलब ही क्या होता है, नाम होता है। अब नाम की जगह पे हम कुछ अन्य चीज का अगर प्रयोग करते हैं, तो संज्ञा की जगह अगर हम बात करते हैं वह, यह, इधर, उधर, तो उन सब चीज को कहा जाता है क्या, सर्वनाम। ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा, सर्वनाम। संज्ञा की जगह क्या किए जाते हैं, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम, यानी कि सब नाम। उसके बाद है आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, हिंसक विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो हिंसक से जो शब्द बना है वह बना है हिंसा। ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 50, आज का अंतिम प्रश्न है, स्वयं अपने आप अपना सर्वनाम है। तो जहां पर स्वयं या अपने आप यानी कि अपना खुद के लिए कहेगा, तो उस वहां पर कौन सा सर्वनाम हो जाता है, निज वाचक हो जाता है। ठीक हो गया, निज वाचक में क्या होता है, स्वयं की बात करेगा, अपने आप की बात करेगा। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछेगा, क्या, क्यों, कहाँ। ठीक हो गया, इस टाइप का होगा। पुरुषवाचक में भी क्या होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, यानी कि वह, वे, हम, इस टाइप के जहाँ पे प्रश्न आएंगे। और संबंधवाचक, संबंधवाचक में क्या होगा कि एक दूसरे के साथ आपस में संबंध होंगे, तो संबंध की बात जहां पर होगी वहां पर संबंधवाचक हो। तो आज हमने कुछ देखे इसमें से प्रीवियस ईयर, यानी कि जो आज तक के जो एग्जाम है उसमें पूछे गए जो प्रश्न है, कुछ वो देखे, कुछ इसमें हमने अपने हिसाब से जो आ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट हमको लगे वह डाले। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। और जो इसका PDF होता है वह हम एक दिन पहले ही क्या कर देते हैं, अपने जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उस पर इसको पहले रात 10 बजे हम इसको डाल देते हैं, ताकि आप इसको क्या कर सको, एनालिसिस कर सको। और उसकी जो आंसर की है उस आंसर की को हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।